है? पारदर्शिता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। और जैसा कि हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, एक इशू इसमें ये भी आ गया है कि अब से जो भी नए रजिस्ट्रेशंस होंगे एफसीआरए के लिए, तो सरकार ने ये उसमें नियम डाल दिया है कि अगर वो भारतीय नागरिक हैं तो आधार उनको देना ही होगा। अगर वो विदेश में रहते हैं और भारतीय हैं तो एक POI कार्ड होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन करके, वो उनको देना होगा। और अगर विदेशी कोई व्यक्ति संस्था में है, ऐसा नहीं है कि वो विदेशी व्यक्ति संस्था में नहीं हो सकता है, तो उसको अपने पासपोर्ट की जानकारी उसमें देनी पड़ेगी। तो वो तो पारदर्शिता हर स्तर पर हर स्तर पर है। और धीरे धीरे ये देखिए, एक हम लोग अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, हम कब से विकासशील देश की श्रेणी में ही हैं, तो हम विकसित कब होंगे? तो एक विकसित देशों को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी सबसे दो मेन चीज़ें हैं, वो यहाँ भी आपको रखनी पड़ेगी। और वो ये नहीं कि सिर्फ आप केवल जो पब्लिकली जो डील कर रहे हैं उनमें ही, व्यक्ति को अपने जीवन में भी पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, कि आप कहाँ से कमा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, जी हाँ, किस गतिविधि में आप इन्वॉल्व हैं। हाँ, तो अभी हम फोकस रखें अभी इसी पर हाँ, कि बैंक पे अगर बैंक हम अकाउंट वाले की बात करें हम तो जो दस्तावेज एक NGO को वहाँ सबमिट करने पड़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अच्छा, नंबर 1। ये लोकल ब्रांच की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पर वो SBI का तो खाता खुलेगा। किसी भी NGO को कोई भी वो अपनी एक नियरेस्ट SBI की ब्रांच सेलेक्ट कर सकता है कि मेरे लिए ये कन्वीनियंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जैसे कि उन्होंने मेरे AGM से बात हुई थी, 23,000 पूरी भारत भर में शाखाएं हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी NGO को अपने आसपास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिल जाएगा। बिल्कुल। तो वो वहाँ जाए और जो दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं उसको वहाँ ले जाने हैं। तो जो NGO के, जो संस्था के दस्तावेज होंगे उसमें नंबर 1 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 जो FCRA का रजिस्ट्रेशन है वो, नंबर 4 जो अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में 12AA में रजिस्टर्ड हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आप वहाँ पेश करें। नंबर 5 आपकी संस्था जहाँ स्थित है वहाँ का आपका एड्रेस प्रूफ, यूटिलिटी बिल हो गया, रेंट डीड हो गई, वो आप वहाँ देंगे। और इसके अलावा एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा जो बोर्ड मेंबर्स है, जिसको हम या तो मैनेजिंग कमेटी कई बार बोलते हैं, गवर्निंग काउंसिल कोई लोग बोलते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। तो एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। उस प्रस्ताव की जो रूपरेखा होगी उसका एक, जिसको बोलते हैं सैंपल, तो साइट पर अवेलेबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अच्छा। तो उसमें ये होगा कि हमको, क्योंकि भारत सरकार ने ये 29 सितंबर से ये कानून लागू हो गया है, इसके तहत हमको एक नया बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की NDMB न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में खुलवाना है। तो वो खुलवाने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया जाता है, नंबर 1। उसकी जो दूसरा उसमें पॉइंट होगा, तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है SBI की स्थानीय ब्रांच में जी, तो भी क्या ये सब कंप्लायंसेस फिर से करने ही पड़ेंगे? मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने की बात नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एग्जिस्टिंग FCRA अकाउंट है, तो भी आपको नया अकाउंट खुलवाना ही होगा। नया अकाउंट खुलवाना, हाँ, नया अकाउंट तो NDMB ब्रांच में खुलवाना ही होगा, नहीं तो ये अकाउंट आपका वहाँ पर ट्रांसफर होगा। अच्छा। ये अकाउंट, कई लोगों का ये भी था कि ये क्या अकाउंट वहाँ क्यों नहीं ट्रांसफर हो जाता? नहीं, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा। क्योंकि ये जो अकाउंट है वो आपका यूटिलाइजेशन, देखिए अभी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो नई दिल्ली मेन ब्रांच में जो अकाउंट होगा वो फंड रिसीव करने के लिए होगा। अच्छा। वहाँ सिर्फ फंड आएंगे, वहाँ से जो फंड आपको खर्च नहीं करने, वहाँ से आपको किसी अपने यूटिलाइजेशन अकाउंट में फंड को ट्रांसफर कर देना है पहले। अच्छा। तो आपका एग्जिस्टिंग जो अकाउंट है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो या किसी भी दूसरे बैंक में हो, वो तो फिर काम आ ही जाएगा अगर जब आप, हाँ, वो काम में आएगा। उसको बंद कराने की जरूरत आपको नहीं है। तो वहाँ उसमें आप फंड ट्रांसफर कर लेंगे। और ये जो पब्लिक नोटिस आया, इसमें ये भी पॉइंट है कि फंड ट्रांसफर का कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई आपसे बैंक चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो जो रिजोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, रिजोल्यूशन में जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा कि किन पदाधिकारियों को आप अधिकृत करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए। अच्छा, मतलब उनके वो सिग्नेटरीज होंगे। हाँ, ऑथोराइज सिग्नेटरीज जिसको बोलते हैं। तो ऑथोराइज सिग्नेटरीज का भी उसमें प्रस्ताव में आपको जिक्र करना होगा कि ये 3 या 4 लोग आपके ऑथोराइज सिग्नेटरीज हैं। तो इसका फॉर्मेट आप कह रहे हैं कि SBI ने वो दे रखा है? इसका ऑलरेडी फॉर्मेट जो आपका अकाउंटिंग AOF जिसको बोलेंगे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म AOF,
वो ऑलरेडी एसबीआई की अगर आप उस किसी भी शाखा वेबसाइट में पे आप जाएंगे तो। शाखा में मिल जाएगा। हाँ, किसी भी शाखा में आप जाएंगे वहाँ आपको ये मिल जाएगा और ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बात तो हमारी मोटी मोटी सी पूरी हुई बैंक खातों को लेकर, या और भी कोई जानकारी? हाँ, थोड़ी सी एक दो बातें मैं और इसमें बताना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें ये भी होता है कई बार, जैसे मेरी भी एक जनरल क्वेरी होती है कि सेविंग अकाउंट होना चाहिए कि करंट अकाउंट होना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा मसला सवाल है आपका। ये एक बड़ा मुद्दा है एक्चुअली, क्योंकि एनजीओ चाहता है कि उसका अकाउंट सेविंग हो। कारण उसका ये है कि उस पर जो भी अगर पैसा है तो उस पर कुछ ब्याज मिलता रहेगा। अच्छा, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस भी निकाल रखी है कि एनजीओ अकाउंट जो है सेविंग हो सकता है। और आजकल जो है, पहले भी होता था कि बैंक वाले चाहते हैं कि करंट अकाउंट खोलें, क्योंकि सेविंग में तो उनको कुछ बेनिफिट नहीं है, तो वो करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो यहाँ जो एनडीएमई में अकाउंट खुलेगा वो सेविंग होगा या करंट, ये एक चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर संस्थान के पास में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की एक सेक्शन है 12AA। हाँ, 12AA। अगर संस्था उसमें रजिस्टर्ड है, वो सर्टिफिकेट वहाँ पेश कर देती है, तब तो उसका सेविंग अकाउंट खुल सकता है, वो मेन ब्रांच में। और अगर वो नहीं है तो फिर करंट अकाउंट ही खुलेगा। लेकिन मेरा इसमें एक ओपिनियन है। वो ओपिनियन ये है, क्योंकि वहाँ फंड पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि वो तो रिसीविंग ब्रांच है। हाँ, वहाँ तो पैसा रहना ही नहीं है। ऑपरेटिंग ब्रांच तो दूसरी है, ऑपरेटिंग ब्रांच तो आपकी दूसरी है। सही। तो आप वो दूसरा जो आपका अकाउंट है उसको भले ही आप सेविंग रखें, इसको करंट ही रखें। इसको करंट इसलिए रखें क्योंकि करंट अकाउंट में फैसिलिटीज मिलती है। अच्छा, आपको क्योंकि पैसा वहाँ नई दिल्ली से आपको कहीं भी ट्रांसफर करना होगा, तो बड़ी आसानी से उसके बहुत ही, जिसको बोलते हैं नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। अच्छा, और नॉमिनल चार्जेस लगते हैं एनुअल मेंटेनेंस के। और ये तो मैंने आपको बताया ही कि इन्होंने अपने नोटिस में क्लियर कर दिया कि फंड ट्रांसफर के कोई चार्जेज आपसे। और दूसरा फायदा शायद करंट अकाउंट में जो आप इस बातचीत से पहले बता भी रहे थे कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है या नेट बैंकिंग है, वो आपको करंट पे ही मिलेगी। हाँ, वो करंट में ही मिलेगी। सेविंग बैंक में एनजीओ को नहीं मिलती है। तो अगर आप करंट अकाउंट खोलते हैं तो दोनों बेनिफिट हैं आपके लिए, कि एक तो ट्रांजैक्शन ईजी हो जाएगा आपके लिए ऑपरेटिंग ब्रांच में ट्रांसफर करना, और दूसरा डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन बैंकिंग आप कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये अकाउंट खोलने के लिए जो आपके जिन डेजिग्नेटेड आप अथॉरिटीज जिसको दी है, जिन लोगों को आपने, एक्चुअली उनका भी एक फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा, अलग फॉर्म है वो? अलग, हाँ, वो उसी का पार्ट है। अच्छा, उसी का पार्ट है वो, कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म उसको बोलते हैं, CIF फॉर्म। CIF। तो जो 3 या 4 लोग हैं उन लोगों का वो फॉर्म भरा जाएगा, और उन लोगों को अपने पर्सनल आईडीज वहाँ देनी होगी। अच्छा, पर्सनल आईडीज या पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड कंपलसरी, ये दोनों, क्योंकि आधार कार्ड में आपका एड्रेस प्रूफ भी आ जाता है। ये देनी होगी, और फिजिकली उनको वहाँ सबमिट भी खुद ही जाके कराना पड़ेगा। तो यानी पूरा जो बोर्ड मैनेजिंग कमेटी है उसको एक बार जाके, पूरे बोर्ड को नहीं, केवल सिग्नेटरी। तो सिग्नेटरीज कितने हो सकते हैं? जनरली 3 होते हैं। 3 होते हैं। हाँ, कोई ज्यादा भी कर सकता है। अच्छा, हाँ, जनरली 3 होते हैं। तो उनको एक बार तो वहाँ ब्रांच में जाना पड़ेगा। जी। तो ये मोटी मोटी सी बातें आज जो पॉलिसी डायलॉग हमने FCRA को लेकर किया, लेकिन 2 और बड़े मुद्दे हैं। एक तो आज जो हमने बात की वो तो बैंक का मुद्दा था, क्योंकि बैंक में कैसे अकाउंट खुलवाएंगे, कैसे उसे ट्रांजैक्ट करेंगे, और जो दूसरे 2 बड़े मुद्दे हैं उसमें कि 20% में कैसे समेटना है हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और दूसरा एक और मुद्दा कि जो अभी तक ट्रांसफ़र हम किया करते थे, जो अपना पैसा जो आता था दूसरी पार्टनर्स के साथ में हम शेयर किया करते थे, उसका क्या प्रभाव होगा। इन सारे मसलों पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी शरण जी, आज FCRA पर इतनी तफसील से बात करने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।